स्वागत है आपका पट्टी पथट पठंती यूपीएससी में, जहां हम सब मिलकर सीखते हैं। नमस्कार। आज हम भारतीय राजव्यवस्था के एक ऐसे पद पर गहराई से नजर डालेंगे जो अक्सर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जितना सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था और शासन की निरंतरता के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के उपराष्ट्रपति। जी बिल्कुल। ये राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। बिल्कुल। और खासकर अगर हम यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से देखें तो उपराष्ट्रपति पद से जुड़े जो संवैधानिक प्रावधान है, चुनाव की प्रक्रिया है, उनकी शक्तियां, कार्य, ये सब समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, हम एम लक्ष्मीकांत के विश्लेषण को आधार बनाकर इन सभी पहलुओं को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे आज। हाँ। हमारा उद्देश्य यही है कि इस पद की अहमियत, इसकी जो बारीकियां हैं और संवैधानिक भूमिका, उसको स्पष्ट रूप से समझें। जी। आखिर क्यों बनाया गया ये पद और भारतीय शासन प्रणाली में इसका वास्तविक योगदान क्या है? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति पद की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ा सवाल था शासन में निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रखने का। अगर किसी वजह से मान लीजिए राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाता है, जैसे मृत्यु हो गई, इस्तीफा दे दिया या महाभियोग हो गया, तो देश का जो सर्वोच्च पद है वो खाली नहीं रहना चाहिए। सही बात है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति के मॉडल से थोड़ी प्रेरणा लेते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया। अच्छा, अमेरिकी मॉडल से प्रेरणा ली गई, लेकिन कुछ अहम अंतरों के साथ, है ना? हाँ, बिल्कुल। सबसे मुख्य अंतर तो आगे चलकर उनकी भूमिकाओं में दिखता है, लेकिन पद की जरूरत का जो आधार था वो यही था। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 63 वो सीधे कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ओके। ये सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि देश का दूसरा सर्वोच्च कार्यालय है। वरीयता क्रम में भी, मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, उनका स्थान राष्ट्रपति के ठीक बाद आता है। और उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मिलती जुलती भी है, वो है विधायिका के उच्च सदन यानी राज्यसभा के पदेन सभापति होना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। सही कहा। अनुच्छेद 64 यही कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये उनकी, कह सकते हैं, नियमित और प्रमुख जिम्मेदारी है। इसके अलावा, जैसा हमने शुरू में कहा, अनुच्छेद 65 उनकी दूसरी बड़ी भूमिका तय करता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अच्छा। इन दोनों भूमिकाओं पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे अभी। बिल्कुल। चलिए अब उस प्रक्रिया पर आते हैं जिससे ये पद भरा जाता है, यानी निर्वाचन। यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रियाओं की तुलना से जुड़े सवाल आते हैं। हाँ, बहुत आते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और ये राष्ट्रपति के चुनाव से कैसे अलग है? ये जानना बेहद जरूरी है। पहली बात तो ये कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति की ही तरह अप्रत्यक्ष होता है। ओके। मतलब जनता सीधे वोट नहीं करती। चुनाव एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है। ठीक है। प्रक्रिया वही है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा, और मतदान गुप्त होता है, सीक्रेट बैलेट। ये सब अनुच्छेद 66 में दिया गया है। आपने आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत का जिक्र किया। क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं कि इस प्रणाली का उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों अपनाते हैं इसे? जरूर। देखिए, इस प्रणाली का जो मूल उद्देश्य है वो ये सुनिश्चित करना है कि जो उम्मीदवार चुना जा रहा है उसे महज साधारण बहुमत न मिले, बल्कि वोटों का एक निश्चित कोटा मिले। अच्छा। इससे क्या होता है कि व्यापक स्वीकार्यता प्रतिबिंबित होती है। मतदाता अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को वरीयता देते हैं, मतलब प्रेफरेंस देते हैं, 1, 2, 3 ऐसे करके। समझ गया। अब सबसे महत्वपूर्ण अंतर पर आते हैं, निर्वाचक मंडल की संरचना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये कैसे अलग है? हाँ, यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है, और प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। सभी सदस्य मतलब निर्वाचित भी और मनोनीत भी? हाँ, बिल्कुल, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। जबकि याद कीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सांसद और विधायक होते हैं, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। हाँ, ये बड़ा अंतर है। और दूसरा बड़ा अंतर ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में वो शामिल होते हैं।
तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की सीधी भूमिका नहीं है, पूरी तरह से संसद यानी केंद्र की ही भूमिका प्रमुख रहती है। हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे कोई खास वजह है? देखिए, इसका एक तार्किक कारण ये समझा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति के जो मुख्य कार्य हैं वो केंद्र स्तर पर है, जैसे राज्यसभा की अध्यक्षता करना या जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। उनकी भूमिका राज्यों के प्रशासन से सीधे तौर पर नहीं जुड़ी है, जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में होता है। राष्ट्रपति तो संघ के साथ साथ राज्यों के भी संवैधानिक प्रमुख होते हैं। सही बात है। इसलिए उनके चुनाव में केवल संसद सदस्यों को शामिल करना तर्कसंगत माना गया। ये स्पष्ट हुआ। अब योग्यताओं की बात करते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है? और ये योग्यताएं राष्ट्रपति पद की योग्यताओं से कितनी अलग हैं? योग्यताएं भी अनुच्छेद 66 में ही बताई गई हैं। ज्यादातर योग्यताएं राष्ट्रपति के समान ही हैं। जैसे कि पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, धारण ना करता हो। लाभ का पद न हो। हाँ, और यहाँ भी वही छूट है जो राष्ट्रपति के लिए थी। मौजूदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र या राज्य के मंत्री, इनको लाभ के पद पर नहीं माना जाता। ठीक है, तो फिर अंतर कहाँ है? जो मुख्य अंतर है वो एक और योग्यता में है। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। अच्छा, राज्यसभा सदस्य बनने योग्य। जबकि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता चाहिए थी। बिल्कुल सही। और ये अंतर क्यों? क्या ये उनकी राज्यसभा सभापति की भूमिका से जुड़ा है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चूंकि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है, इसलिए ये अपेक्षा रखी गई है कि उनमें वो योग्यताएं हों जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए। ये उनकी प्राथमिक भूमिका से सीधा संबंध रखता है। ये लॉजिकल है। अच्छा, और नामांकन, नॉमिनेशन के लिए भी कुछ शर्तें हैं? हाँ, है। उम्मीदवार के नाम को कम से कम 20 मतदाताओं यानी निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। प्रोपोजर्स 20 प्रस्तावक। और कम से कम 20 ही मतदाताओं द्वारा समर्थित, सेकेंडेड होना चाहिए। 20 अनुमोदक। ठीक है। हाँ। साथ ही उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जमानत राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई में जमा करनी होती है। ओके। और पद ग्रहण करने के बाद क्या शर्तें लागू होती हैं? मतलब क्या वो किसी और पद पर रह सकते हैं? नहीं, अनुच्छेद 66 के अनुसार ही उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन, मतलब लोकसभा या राज्यसभा का, या किसी राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई सांसद या विधायक उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो ये माना जाएगा कि पद ग्रहण करते ही उसकी सदन की सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई। अच्छा, अपने आप खत्म। हाँ, और साथ ही वो कोई अन्य लाभ का पद भी धारण नहीं कर सकता। ठीक है, योग्यताएं और शर्तें समझने के बाद अब आते हैं उनके कार्यकाल यानी टर्म और पद खाली होने, वैकेंसी की स्थितियों पर। उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए पद पर रहते हैं और किन कारणों से उनका पद समय से पहले खाली हो सकता है? अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है। 5 साल। हाँ, हालांकि वो तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी, सक्सेसर, पद ग्रहण न कर ले। वो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पद छोड़ सकते हैं। कैसे? राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्याग पत्र, रेजिग्नेशन देकर। अच्छा, वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। और क्या उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है? प्रक्रिया क्या है उसकी? हाँ, उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से काफी अलग और कह सकते हैं सरल है। कैसे? अनुच्छेद 67 में ही इसका प्रावधान है। उन्हें हटाने का प्रस्ताव, रेजोल्यूशन, केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। सिर्फ राज्यसभा में? ओके। हाँ, यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, जिसे इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं, उस संकल्प को पारित कर दे और उस संकल्प से लोकसभा सहमत हो जाए, मतलब अग्रीज कर ले, जिसके लिए साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी काफी है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटना होगा। एक मिनट से, इफेक्टिव मेजॉरिटी या तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है सदन की जो उस समय की कुल सदस्य संख्या है,
मतलब जो खाली सीटें हैं उनको घटाने के बाद जो संख्या बचती है उसका बहुमत। अच्छा, ये सामान्य बहुमत जो उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत होता है उससे ज्यादा मजबूत माना जाता है। ठीक है एक और महत्वपूर्ण बात, जी। ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। 14 दिन का नोटिस। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए तो संविधान में संविधान का उल्लंघन जैसा आधार बताया गया है जी। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में किसी भी आधार ग्राउंड का उल्लेख नहीं किया गया है। अरे कोई आधार ही नहीं बताया गया। ये तो वाकई एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पद खाली होने के मुख्य कारण हुए कार्यकाल समाप्त होना, त्यागपत्र देना, पद से हटाया जाना, मृत्यु या फिर उनका चुनाव ही अवैध घोषित हो जाना। जी, रिक्ति भरने को क्या प्रावधान है अगर पद खाली हो जाए तो? देखिए अनुच्छेद 68 कहता है कि अगर रिक्ति कार्यकाल समाप्त होने से हो रही है तो चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले ही करा लिया जाना चाहिए। मतलब समय से पहले? हाँ, लेकिन अगर रिक्ति मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या किसी और कारण से होती है तो चुनाव यथाशीघ्र कराया जाना चाहिए। कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है, बस यथाशीघ्र कहा गया है। और रिक्ति भरने के लिए जो नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे वो पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए पद धारण करते हैं, ना कि केवल बची हुई अवधि के लिए। अच्छा, पूरे 5 साल के लिए। ठीक है, अगला चरण है शपथ, ओथ। पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेते हैं और उनकी शपथ का सार क्या है? अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष या फिर राष्ट्रपति द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। राष्ट्रपति के सामने, ओके। और वे शपथ लेते हैं कि वे पहला भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे और दूसरा अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं उस भाग पर जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस। इनकी दोहरी भूमिका है। पहली और सबसे नियमित भूमिका क्या है? जैसा अनुच्छेद 64 में कहा गया है, उनकी पहली और प्रमुख भूमिका है राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में कार्य करना। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हाँ, इस भूमिका में उनकी शक्तियां और कार्य बहुत हद तक लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के समान होते हैं। अच्छा। वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखते हैं, सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं और विधेयकों या प्रस्तावों पर मतदान करवाते हैं। मतलब सदन के वो एक तरह से प्रमुख होते हैं। और मतदान के मामले में उनकी क्या भूमिका है? क्या वे सामान्य सदस्य की तरह वोट दे सकते हैं? नहीं, यही एक खास बात है। चूंकि वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए उन्हें किसी भी मुद्दे पर पहली बार में मत देने का अधिकार नहीं होता। मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते। अच्छा। वे केवल तब मत देते हैं जब किसी मुद्दे पर सदन में वोट बराबर हो जाते हैं, टाई हो जाता है। टाई होने पे। हाँ, इस स्थिति में उनका मत निर्णायक मत, कास्टिंग वोट कहलाता है, जो उस गतिरोध को समाप्त करता है। ये परंपरा संसदीय निष्पक्षता बनाए रखने में मदद करती है। ये जरूरी है। तो राज्यसभा के सभापति के तौर पर वे सदन के कामकाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब उनकी दूसरी भूमिका पर आते हैं, जो शायद ज्यादा असाधारण परिस्थितियों में सामने आती है। हाँ, बिल्कुल। उनकी दूसरी भूमिका है अनुच्छेद 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करना। एक्टिंग प्रेसिडेंट। जी, ऐसा तब होता है जब राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या किसी अन्य कारण से, जैसे चुनाव अवैध घोषित हो गया, तो उस वजह से रिक्त हो जाता है। इस स्थिति में वे कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं? वे अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं। सिर्फ 6 महीने? हाँ, संविधान ये अनिवार्य करता है कि इस 6 महीने की अवधि के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि देश लंबे समय तक बिना पूर्णकालिक राष्ट्रपति के न रहे। ठीक है। इसके अलावा एक और स्थिति है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, मतलब उनके फंक्शंस डिस्चार्ज करते हैं। वो कब? ये तब होता है जब मौजूदा राष्ट्रपति अपनी अनुपस्थिति, मान लीजिए विदेश यात्रा पर हैं, ये बीमारी या किसी और कारण से अस्थायी रूप से टेम्पररीली अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों। ओके। इस स्थिति में
उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं जब तक राष्ट्रपति वापस अपना काम संभाल नहीं लेते। और जब उपराष्ट्रपति इन भूमिकाओं में होते हैं, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के काम करते हुए, तब उनकी शक्तियां और स्थिति क्या होती हैं? क्या वो तब भी राज्यसभा के सभापति रहते हैं? नहीं, ये महत्वपूर्ण है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति को मिलने वाली सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां, इम्यूनिटीज और जो भी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार हैं, वो सब प्राप्त होते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति वाली सारी सुविधाएं। हाँ, और उस अवधि के दौरान वे राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। तो फिर राज्यसभा को कौन चलाता है? उन कर्तव्यों का निर्वहन तब राज्यसभा के उपसभापति डिप्टी चेयरमैन द्वारा किया जाता है। अच्छा, डिप्टी चेयरमैन। ये व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण और भूमिकाओं की स्पष्टता बनाए रखती है। अब एक व्यवहारिक सवाल, उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, एमोल्यूमेंट्स क्या हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। संविधान ने सीधे तौर पर उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन या परिलब्धियां निर्धारित नहीं की हैं। अच्छा, तो फिर उन्हें वेतन कैसे मिलता है? उन्हें जो नियमित वेतन और भत्ते मिलते हैं, वे वास्तव में राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उनके कार्य के लिए मिलते हैं। ओ, मतलब सैलरी सभापति होने की है, उपराष्ट्रपति होने की नहीं। हाँ, मोटे तौर पर यही कह सकते हैं। ये वेतन संसद द्वारा कानून बनाकर तय किया जाता है। 2018 में एक संशोधन हुआ था। उसके अनुसार राज्यसभा के सभापति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया था। साथ में अन्य भत्ते भी मिलते हैं। 4 लाख महीना? जी। और जैसा हमने अभी चर्चा की, जब वे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं, तब उन्हें राज्यसभा के सभापति वाला वेतन नहीं मिलता, तब बल्कि उस अवधि के लिए उन्हें राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। समझ गया। तो उनका वेतन उनकी सक्रिय भूमिका, जो कि राज्यसभा सभापति की है, उससे जुड़ा है, न कि सिर्फ उपराष्ट्रपति पद से। अब अंत में अक्सर भारतीय उपराष्ट्रपति की तुलना अमेरिकी उपराष्ट्रपति से की जाती है। हाँ, होती है। हमने कुछ समानताएं देखी, जैसे दोनों उच्च सदन के सभापति होते हैं। लेकिन एक मुख्य अंतर क्या है, खासकर राष्ट्रपति पद खाली होने की स्थिति में? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जो दोनों देशों की व्यवस्थाओं को बिल्कुल अलग करता है। क्या है वो? अमेरिका में यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है मृत्यु, इस्तीफे वगैरह के कारण, तो उपराष्ट्रपति शेष पूरे कार्यकाल के लिए, मतलब रिमेनिंग टर्म के लिए राष्ट्रपति बन जाते हैं। अच्छा, पूरे बचे हुए समय के लिए? हाँ, जबकि भारत में जैसा हमने देखा, उपराष्ट्रपति केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट। हाँ। और वो भी अधिकतम 6 महीने के लिए, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। वे शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं बनते। ये बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये शायद दोनों देशों के संवैधानिक दर्शन में ही निहित है। भारत में राष्ट्रपति पद की रिक्ति को जल्द से जल्द नए चुनाव से भरने पर जोर है। जी बिल्कुल। चलिए अब इस पूरी चर्चा को यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से समेटते हैं। जी, मेंस के लिए मुख्य बातें क्या होंगी? देखिए, मेंस के लिहाज से देखें तो उपराष्ट्रपति का पद भारतीय शासन प्रणाली में निरंतरता और स्थिरता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, खासकर राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में। साथ ही राज्यसभा के सभापति के रूप में वे संसदीय प्रक्रिया के कुशल संचालन और उच्च सदन की गरिमा बनाए रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। हालांकि उनकी कार्यकारी शक्तियां सीमित हैं और मुख्य रूप से वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका तक ही सीमित हैं, फिर भी संवैधानिक ढांचे में उनका महत्व निर्विवाद है। तो विश्लेषण करते समय इन दोहरी भूमिका, कार्यवाहक राष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति, और उनके महत्व पर ध्यान देना चाहिए। और प्रीलिम्स के लिए कौन से तथ्य और अनुच्छेद खास तौर पे याद रखने चाहिए, एकदम पॉइंटर्स में? हाँ, प्रीलिम्स के लिए कुछ बिल्कुल की पॉइंट्स। पहला प्रमुख अनुच्छेद 63 पद, 64 राज्यसभा के पदेन सभापति, 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति, 66 निर्वाचन योग्यताएं, 67 पदावधि निष्कासन, 68 रिक्तिपूर्ति, 69 शपथ। ये आर्टिकल सीधे पूछे जा सकते हैं। जी। दूसरा, निर्वाचन मंडल, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत, राज्य विधानसभाएं शामिल नहीं। राष्ट्रपति चुनाव से तुलना बहुत जरूरी है। ठीक है। तीसरा, चुनाव प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतदान। चौथा, योग्यता, 35 वर्ष आयु, भारत का नागरिक और खासकर राज्यसभा सदस्य बनने योग्य, लाभ का पद नहीं। राज्यसभा सदस्य। पांचवा, निष्कासन, प्रस्ताव केवल राज्यसभा में, प्रभावी बहुमत से पारित प्लस लोकसभा की सहमति, साधारण बहुमत।
14 दिन की पूर्व सूचना, और सबसे जरूरी, संविधान में कोई आधार वर्णित नहीं है। कोई आधार नहीं। ओके। छठा, कार्य, राज्यसभा के पदेन सभापति और कार्यवाहक राष्ट्रपति, अधिकतम 6 महीने। 7वां, वेतन, सीधे उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। बहुत अच्छे से आपने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समेटा। तो ये थी भारत के उपराष्ट्रपति पद की एक विस्तृत पड़ताल। हमने उनकी संवैधानिक स्थिति, निर्वाचन, शक्तियां और भूमिकाओं को समझा। निष्कर्ष यही है कि ये पद भले ही राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जितना शक्तिशाली न दिखे, लेकिन हमारे संसदीय लोकतंत्र के सुचारू संचालन और अप्रत्याशित राजनीतिक परिस्थितियों में स्थिरता बनाए रखने के लिए इसकी अपनी एक विशिष्ट और अनिवार्य भूमिका है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। वर्तमान समय में जहां शासन की जटिलताएं बढ़ रही हैं और राज्यसभा की भूमिका भी अक्सर बहस का विषय रहती है, जी। क्या आपको लगता है कि उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों या जिम्मेदारियों में किसी तरह के पुनर्मूल्यांकन या विस्तार की आवश्यकता है, या मौजूदा व्यवस्था ही पर्याप्त है? ये सोचने वाला सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।